हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो था इंट्रोडक्शन पढ़ी थी फार्माकोग्नोसी की और डेफिनेशन पढ़ी थी। सो इस चैप्टर में जो है वो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन है, हिस्ट्री है, प्रेजेंट स्टेटस है और स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी जो है वो दिए गए हैं। तो हम जो है आज हिस्ट्री पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी की। तो हाँ, एक और बात, आप सब सोचते होंगे कि मैं ब्लैक बोर्ड का यूज़ क्यों नहीं कर रहा। तो मैंने टारगेट रखा है 100 सब्सक्राइबर का, उसके बाद जो है ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाएगा। तो अभी थोड़ी कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ हर्बल मेडिसिन एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। जितनी पुरानी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, मतलब जितने पुरानी एक मतलब ह्यूमन एक इंसान के बारे में हिस्ट्री है, उतनी ही पुरानी मेडिसिन के बारे में जो है वो हिस्ट्री है। इन अर्ली पीरियड प्रिमिटिव मैन went in search of food and ate at random plants or their parts like tubers, fruits and leaves etc. अब मैंने एक आदमी सा बना रखा है, ये सिर्फ आपको एक रिप्रेजेंट करने के लिए। बाकी बाकी जो है मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ऐसे जो थे वो प्रिमिटिव मैन का अर्थ होता है जो लोग पहले जंगलों में गुफाओं में रहा करते थे। तो वो लोग क्या करते थे कि कोई रैंडम प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स को लेके जो थे वो खा लेते थे। उनके ट्यूबर्स होते हैं कंदमूल। कंदमूल एक तरह से जैसे आलू देखे हैं आपने, वो ज़मीन में उगते हैं। तो वैसे ही कोई भी चीज़ जो ज़मीन में लगती थी उसको खा लेते थे, फ्रूट्स खा लेते थे, लीव्स खा लेते थे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को वो खा लेते थे। एज नो हार्मफुल इफेक्ट वर ऑब्जर्व्ड ही कंसीडर्ड। अब कोई उन्हें हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखे, ही कंसीडर देम एज ए मटेरियल दे ईट एंड यूज्ड देम एज फूड। उन्हें लगा कि जो वो चीज़ें खा रहे थे उनके कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं थे, तो उन्हें लगा कि इन्हें वो खा सकते हैं और फूड के रूप में उन्हें मतलब यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व अदर इफेक्ट्स बाय देयर, जो मतलब उनके अगर उनके खाने से उन्हें अगर कोई अदर इफेक्ट दिखते थे, दे वर कंसिडर इन एडिबल। इन एडिबल मतलब खाने योग्य नहीं है, वो उनको मान लेते कि खाने योग्य नहीं है। अब अकॉर्डिंग ऑफ देम मतलब उनके एक्शन के अकॉर्डिंग, ही यूज दैम इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। अब उनके एक्शन के कारण उन्होंने धीरे धीरे ये भी पता लगाया कि ये डिजीज़ बीमारियों को मारने के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। अब अगर ये जो थे वो डायरिया का कारण बनते थे, मतलब एक तरह से दस्त, लेकिन इसमें क्या होता है कि डायरिया में मेनली ज़्यादातर खून भी आ जाता है। किसी मतलब एक ऐसी क्लास है डायरिया की जिसमें खून भी आ जाता है आपके जो है वो स्टूल के साथ, ठीक है। तो अगर ये मतलब ये मेनली नॉर्मल डायरिया की बात करें, जैसे दस्त वगैरह लगते हैं किसी को, तो इफ़ इट काउज डायरिया तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते थे। अगर कोई आपको प्लांट्स था वो डायरिया मतलब उसे डायरिया हो रहा था, तो उसको वो परजेटिव मान ले रहे थे, लेग्जेटिव मान ले रहे थे। अगर उससे वॉमिटिंग उल्टियाँ लग रही थी आपको, तो वो उसको इमिटिंग। इमिटिंग वो होते हैं जो कि आपके जो भी आपने कोई गलत चीज़ खा ली, जैसे मान लो पॉइज़न खा लिया, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो है वॉमिटिंग के थ्रू जो है वो उसको आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इमिटिंग मान लेते थे कि इमिटिंग है, ठीक है, सॉरी इमिटिक है। और इफ़ इट वाज फाउंड पॉइजनस और डेथ वाज काउज्ड, अगर उससे कोई पॉइजन होता और डेथ हो जाती कुछ लोगों की, या उनके मतलब वो देखते कि इसको खाने से उस व्यक्ति की डेथ हो रही है, तो वो उसको एरो पॉइजन मतलब खतरनाक पॉइजन जो थे वो मान लेते थे, ठीक है। तो ये था एक नॉर्मल सा, मैंने बताया कि किस तरह से पुराने लोग जो थे प्रिमिटिव मैन, मतलब जो गुफाओं वगैरह में रहते थे, वो क्या सोचते थे, कैसे उन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया मेडिसिन प्लांट्स को। उसके बाद आता है मेरे पास, द नॉलेज वाज एम्पिरिकल एंड वाज ऑब्टेन्ड बाय ट्रायल एंड एरर। एम्पिरिकल क्या होता है? अब अनुभवीय, मतलब जिस एक्सपीरियंस नॉलेज के कारण जो था उनके ऊपर ट्रायल किया गया और एरर्स वगैरह के ऊपर जो थे वो क्या किया गया, उनको आगे देखा गया ड्रग्स को। ही यूज ड्रग्स एट देयर इन्फ्यूज़न एंड डिकॉक्शन। इन्फ्यूज़न क्या होता है कि आपने जो होता है उसको किसी सॉल्वेंट में रखना होता है किसी ड्रग को, और वो जो होती है वो कुछ टाइम तक, जैसे 8 आवर्स तक आपने रख दिया उस ड्रग को किसी सॉल्वेंट में डाल के, जैसे ऑयल ले सकते हैं, वाटर एज ए सॉल्वेंट। फिर उसको जो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि वो इन्फ्यूज़न होता है, जैसे आपने ऑरेंज के पील्स, ऑरेंज के मतलब छिलके आपने डाल दिए पानी में, कुछ टाइम के बाद आप देखोगे तो जो पानी है उसके जो भी ड्रग्स है पार्ट, मतलब जो भी ऑरेंज में जो भी एक्टिव कंस्टेंट्स हैं उन सबको सोक कर लेता है, मतलब और वो पानी में फिर जो है मिक्सड अप हो जाते हैं, उसको इन्फ्यूज़न बोलते हैं। डिकॉक्शन जैसे आप चाय का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे चाय बनाते हैं हम, तो
चाय पत्ती डालते हैं, तो उसमें आप डिकॉक्शन का एग्जांपल ले सकते हैं, उसको फिर बाद में छान लेते हैं, ठीक है, बॉयल करके थोड़ी सी बचती है ना एट द लास्ट, ठीक है। द रिजल्ट वर पास टू द नेक्स्ट जनरेशन, इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन तक रिजल्ट गया, न्यू नॉलेज जो थी एडेड होती गई। अब आता है हिस्ट्री में फार्माकोग्नोसी इन एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम मतलब पुराने लोगों में 19th सेंचुरी से पहले जो थी फार्माकोग्नोसी क्या थी, वो हिस्ट्री है। तो मेडिसिन ओरिजिनेटेड इन इजिप्ट एंड इंडिया, इजिप्ट और इंडिया में जो थी मेडिसिन ओरिजिनेट हुई। अब एक और बात मैं बता दूं आपको, निमोनिक्स के थ्रू भी मैंने इसको बताया गया है, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इससे एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं, बाकी एग्ज़ाम के रिलेटेड ये नहीं आते, फिर भी मैं इसको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ और पूरी ट्राई कर रहा हूँ। तो इसमें निमोनिक्स के थ्रू मैंने लास्ट में बताया आपको कैसे इसको याद रखना है, बाकी मेन मेन आपको खुद भी याद रखना पड़ता है, सिर्फ मेन एक एक अक्षर इसलिए बताए जाते हैं निमोनिक्स में कि वो आपको याद रह सके चीज़, ठीक है। तो मेडिसिन जो थी वह रिकॉर्डेड इन पेपेरस इविर ऑफ इजिप्ट अबाउट 1500 BC, ठीक है। 1500 BC में जो पेपेरस इवर एक बुक है उस इजिप्ट की, उसमें रिकॉर्डेड थी मेडिसिन। लेटर इन आयुर्वेद ऑफ इंडिया, आयुर्वेद ऑफ इंडिया में भी लेटर उसके बाद जो थी वो मेडिसिन के बारे में लिखा गया। इन पेपेरस, ये जो बुक थी इसमें क्रॉकस, क्रॉकस होता है केसर, ऑक्सबाइल जूस, ऑक्सबाइल जूस क्या होता है, बैल पितरस बोलते हैं इसको, बैल पितरस, ये एक तरह से मेडिसिनल रूप में यूज़ किया जाता है काफ़ी सारी मेडिसिन में। कैस्टर ऑयल और सो ऑन वर मेंशन, और भी जो थी वो ड्रग्स जो थी मेंशन थी इस पेपेरस इवर ऑफ इजिप्ट में, इस बुक में, ठीक है। इन अबाउट 77 AD में डिस्कॉर्डिस, ग्रीक डॉक्टर थे ये, केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ अबाउट 600, मतलब 600 काइंड ऑफ ड्रग इन हिज बुक डी मैट्रिया मेडिका। उन्होंने एक बुक लिखी थी डी मैट्रिया मेडिका, उसमें उन्होंने जो था ड्रग्स 600 ड्रग्स के बारे में जो था वो लिखा था। चरका अरेंजेस 50 ग्रुप्स, हर ग्रुप में जो थी 10 ड्रग्स थी। सुश्रुता अरेंजेस 760 हर्ब्स इन डिस्ट्रिक्टिव 7 सेट्स बेस्ड ऑन सम कॉमन प्रॉपर्टी। 760 हर्ब्स जो थी सुश्रुता, जो एक ट्रेटीज़ है, ट्रेटीज़ होती है एक निबंध मान सकते हैं आप, उसमें थी। तो ये आयुर्वेदा के ही पार्ट्स हैं, तो पहले आप हो सके तो आयुर्वेदा पढ़ें, ठीक है। आयुर्वेदा एंड एंशियंट साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है, मतलब पुरानी जो साइंस है लाइफ के, जीवन के बारे में एक जो साइंस है, ठीक है, वो आयुर्वेद है। आयुर्वेदा बहुत ही पुरानी जो है वो आप मान सकते हैं मेडिसिन के लिए जो है पुराना एक इसको आप मान सकते हैं एक साइंस है। और इसमें जो है ट्रेटीज़ इन आयुर्वेदा आर चरक संहिता एंड सुश्रुता संहिता। उसके बाद जो है इसमें जो थे वो निबंध थे, चरक संहिता और सुश्रुता संहिता, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, ठीक है। इसमें इनमें मेडिसिन के बारे में लिखा था। उसके बाद जो हिस्ट्री थी वो लिखी किसने, प्लिनी ने, 23 से 79 AD के बीच में। गेव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ नियरली 100 स्पीसीज ऑफ प्लांट, 1000 स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के बारे में प्लिनी ने जो था वो बताया, और मोस्ट ऑफ विच कुड यूज फॉर मेडिसिन, और उनमें से बहुत सारी जो प्लांट्स थे वो मेडिसिन के रूप में यूज़ किए जाने लगे, ठीक है। फ्रॉम एंशियंट टाइम्स टू मिडल, अब 19th सेंचुरी के बीच में आते आते फार्माकोलॉजी जो थी आई इन हिज ट्रेडिशन स्टेज, और एट द टाइम नॉलेज अबाउट मेडिसिन मेनली कम फ्रॉम सेंसेस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अब जैसे जैसे फार्माकोग्नोसी के बाद 19th सेंचुरी में फार्माकोलॉजी आई, तो फार्माकोलॉजी में क्या हुआ कि उसको प्रैक्टिकल रूप में भी एक्सपीरियंस किया जाने लगा कि किस रिसेप्टर पे जाके कौन सी मेडिसिन जो है वो वर्क कर रही है। उसके बाद हमारे पास आती है मॉडर्न जो टाइम है, मॉडर्न टाइम मतलब 1815 से 1815 से 1930 के बीच की हिस्ट्री। तो 1815 में C.A. सैडलर आए, एक जर्मन जो थे वो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने फार्माकोग्नोसी, मतलब फार्माकोन का मतलब मैंने बताया आपको ड्रग, और ग्नोसिस का मतलब नॉलेज, उन्होंने अपनी बुक एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका में जो था वो फार्माकोग्नोसी के बारे में जो था वो दिया था 1815 में। 1811 में स्मिड जो थे उन्होंने भी दिया था, अपनी एक बुक थी लहरवच डी मैट्रिया मेडिका में उन्होंने दिया था। उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज में कि उनको क्यों नहीं लिया गया था फादर ऑफ फार्मेसी, जबकि सैडलर को फादर ऑफ फार्मेसी जो है वो माना जा रहा है, मतलब उन्हीं के बारे में लिखते हैं अगर फादर ऑफ फार्मेसी के बारे में आता है। तो मेरे अकॉर्डिंग, जहाँ तक मैंने रिसर्च की, मेरे अकॉर्डिंग जो होगा मैं आपको एमसीक्यूज में बताऊंगा उसके बारे में। अभी इसको पढ़ते हैं। तो इन
1906 में 1806 में सर ट्यूरनर एक जर्मन साइंटिस्ट थे, क्लैरिफाइड अ सेल। उन्होंने बताया कि सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट का। उसके बाद माइक्रोस्कोप आए, माइक्रोस्कोप रिसर्च के कारण जो था इंटरनल स्ट्रक्चर जो था क्रूड ड्रग्स का वो पता लगने लग पड़ा। 1803 में फ्रेंच फार्मासिस्ट आए, डियोर सनी, जिन्होंने जो था नरकोटिक को जो था वो आइसोलेट किया ओपियम से। और सर ट्यूनर ने ही जो था वो जो 1806 में आए थे, उन्हीं ने जो था मॉर्फिन ऑफ को जो था वो आइसोलेट किया था ओपियम। जो आपको लगता है कि आप साथ साथ में लिख सकते हैं, जैसे 1806 में ये दो आ सकते हैं, तो आप इनको साथ साथ भी लिख सकते हैं। क्योंकि मैं जब नोट्स बनाता हूँ तो कई बार नेट से, बुक से और यूट्यूब से काफ़ी जगह से आप चीज़ें उठानी पड़ती हैं, तो एक बार मैं जो लिख देता हूँ उसको लिख देता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड जो था वो भी इसी एरा में आया, मतलब मॉडर्न टाइम में आया, 1815 से 1930 के बीच में। यूज्ड इन द क्रूड ड्रग्स आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड आए। फ्लोरेसेंस एनालिसिस होती है, मतलब रेडिएशंस, एक तरह से रेडिएशन से जो है वो ड्रग्स की एनालिसिस करना। क्रोमेटोग्राफी में दो फेसेस आते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, मोबाइल फेस एंड सॉल्वेंट फेस। तो इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेस जो होता है उसमें सिलिका जेल लिया जाता है, उसको एक सिलिका जेल लिया जाता है मेनली, आप ये समझो। उसके बाद में आपको जब फाइटो केमिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बाकी मैं आपको जब आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में फाइटो केमिकल इन्वेस्टिगेशन का अलग चैप्टर उसमें बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से। तो ये हिस्ट्री है, इसको आपसे आप पढ़िए फिलहाल। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद आता है वाई फार्माकोग्नोसी बिकम एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट। फार्माकोग्नोसी को इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट क्यों बनाया गया, क्यों माना गया? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रैफिक एंड ट्रेड एट दैट टाइम, उस समय जो था इंटरनेशनल होता है, विश्वव्यापी ट्रेड होता है व्यापार, तो विश्वव्यापी व्यापार जो था उस समय बढ़ रहा था, डेवलपमेंट हो रही थी, इसलिए फार्माकोग्नोसी को एक अलग इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया। और फार्माकोग्नोसी जो है ब्रांच है साइंस की और रिलेटेड है क्रूड ड्रग से, इसलिए भी इसको इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट बना दिया। और हाफ ऑफ 19th सेंचुरी तक जो था रैपिड प्रोग्रेस हो गई थी, जो विश्वव्यापी व्यापार था उसमें रैपिड प्रोग्रेस जो होती हो रही थी। और वेराइटी ऑफ मेडिसिन जो थी वो बढ़ रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटीज़ जो थी वो आ रही थी। तो इसी में साइंटिस्ट के बारे में है, और एंशियंट हिस्ट्री और इस मॉडर्न हिस्ट्री में ज़्यादातर साइंटिस्ट के बारे में, उसके बाद साइंटिस्ट के बारे में नहीं है, तो उसके मैंने निमोनिक्स भी नहीं बनाए हैं, और इनके बारे में है तो उनके बना दी हैं। उसके बाद आपको आता है कि फार्माकोग्नोसी मॉडर्न टाइम 1930 से 1990s के बीच में। सिंस 1930 में डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी और केमिस्ट्री हुई, ठीक है। वे ऑफ स्टडिंग ऑफ गुड फार्मेसी को पढ़ने की जो था वो वेज, काफ़ी तरीके आए। इंटेंसिटी ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग का कितना एक्शन हो रहा है उसके बारे में पता चला। स्टडी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट क्रूड ड्रग्स के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में पता चला। स्ट्रेंथन क्वालिटी वैल्यूएशन के बारे में पता चला। और केमिकल और फिजिकल मेथड के बारे में स्टडी हुई थी इस एरा में, कि जैसे कलर कलरीमेट्री, ठीक है, जिसमें मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर की इंटेंसिटी को जो था वो मेज़र किया जाता था, ठीक है। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या था कि मेज़र इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, मतलब इंटेंसिटी ऑफ लाइट को तो मेज़र किया जा रहा है, लेकिन फंक्शन ऑफ वेवलेंथ के फंक्शन के अकॉर्डिंग, कि किस लाइट की वेवलेंथ जो है ज़्यादा है, किसकी कम है, ठीक है। वर ऑल अप्लाई टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए ही फिजिकल और केमिकल मेथड जो थे वो अप्लाई किए गए थे। डेवलपमेंट्स ऑफ इवेंट्स की डेवलपमेंट, आइसोलेशन ऑफ पेंसिलिन जो थी वो 1928 में विलियम फ्लेमिंग्स के द्वारा जो थी वो आइसोलेट हुई। इसके बारे में अलग से एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि पेंसिलिन कैसे जो थी वो आइसोलेट हुई। और प्रोडक्शन जो थी, लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन 1941 से जो था वो आगे फिर बढ़ता गया। आइसोलेशन ऑफ रेजरपाइन फ्रॉम रोवोल्फिया रूट से जो था वो एज ए हाइपोटेंसिव एक्शन होता है, तो रेजरपाइन जो था आइसोलेट हुआ फ्रॉम रोवोल्फिया से इस एरा में। बिन का अल्कोलाइड, बिन क्रिस्टिन एंड बिन ब्लास्टिन से, ठीक है, जो यूज़ होते हैं कैंसर में। हाइपोटेंशन होता है, मतलब हाइपोटेंशन क्या होता है कि आपके जो ब्लड प्रेशर है वो कम होना, मतलब ये हाइपरटेंशन में यूज़ होता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए। हाइपोटेंशन एक्शन होता है इसका, तो हाइपरटेंशन में यूज़ होगा ब्लड प्रेशर को कम करने। स्टेरॉइड हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन आइसोलेटेड बाय द प्रैक्टिकल सिंथेसिस फ्रॉम द डायस्टेनिन एंड अदर स्टेरॉइड सपोनेंट्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं
मतलब एक तरह से ग्रुप ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो कि थ्री स्टीरॉयड जो एक तरह से थ्री स्टीरॉयड ग्लैंड्स हैं उनसे होते हैं, जिसमें थ्री स्टीरॉयड ग्लैंड्स में कौन कौन से आ जाते हैं, एड्रेनल कॉर्टेक्स आ जाएगी, ओवरीज आ जाएगी और टेस्टिस आ जाएगी। ठीक है, ये होते हैं। आइसोलेशन ऑफ निकोटिन फ्रॉम तंबाकू लीव्स, निकोटिन की जो थी आइसोलेशन तंबाकू लीव से, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो थी स्टैट्स ओटे इन 1852 में जो थी वो हुई थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम पीरियड ऑफ नेचुरल फार्माकोग्नोसी। तो एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी आते आते क्या हुआ था कि, इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ आपको, इंग्लिश में बोलने से अच्छा आप पढ़ लेना। कि क्या हुआ कि 20th सेंचुरी जैसे शुरू हुई तो और काफ़ी साइंस ने जो थी वो नॉलेज सॉरी टेक्नोलॉजी ने तरक्की कर ली थी। तो क्या हो कि नेचुरल ड्रग्स को जो थे वो भूलते गए। जो और ड्रग्स थी, ठीक है, जैसे एलोपैथिक ड्रग्स थी, उनके बारे में ज़्यादा जो था वो नॉलेज बढ़ता गया, और फार्माकोग्नोसी को जो था वो 1970 से में जो था कई यूनिवर्सिटी ने जो था वो अपने कोर्सेज से हटा दिया था। लेकिन एंड ऑफ दिस सेंचुरी, सेंचुरी के एंड होते होते, जैसे 19th सेंचुरी के एंड होते होते क्या हुआ कि ये फिर से जो था ह्यूमन रिटर्निंग टू नेचर, जो मनुष्य था वो फिर से जो था, मतलब हम ह्यूमंस जो थे वो फिर से जो थे वो नेचर की तरफ फिर से प्रोग्रेस हुए कि नहीं, नेचुरल चीज़ें जो है वो अच्छी हैं। आज भी ग्लोबल में बहुत सारे जो मिलियंस लोग हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है डिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स के साइड जो थे वो बढ़े, जिससे जो था फार्माकोग्नोसी फिर से जो था वो एज ए सब्जेक्ट के रूप में जो था वो स्टडी करवाना शुरू कर दिया। अब इसके निमोनिक्स जो है वो मैंने बनाए हुए हैं। ठीक है, तो इसके निमोनिक्स कैसे हैं, PDAS, सर PDACSP SST। अब इसमें दो करेक्टर आते हैं निमोनिक्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं, फादर और डोरेमोन सन है उसका। फादर पूछता है अपने सन से कि बट अबाउट योर रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट के बारे में बताओ क्या रहा। अब डोरेमोन अपने पापा से क्या बोलता है, ये मैंने साइंटिस्ट के नाम लिखे हैं जो पीछे हमने पढ़े एंशियंट में और ये मॉडर्न में, उन्हीं में थे साइंटिस्ट के नाम, बाकियों में साइंटिस्ट के नाम नहीं थे। तो बाकियों के आप खुद याद कर लीजिएगा, जो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, आपको मेन मेन पता होना चाहिए। तो इसमें आता है कि पापा डोरेमोन से पूछ रहे हैं कि रिजल्ट का क्या हुआ। तो डोरेमोन क्या जवाब दे रहा है, पापा डंके की चोट से पास। क्या बोल रहा है वो, डंके की चोट से पास। अब डी अलग से है और अंके अलग से, मतलब इन दोनों को मिला के अब डंके की चोट याद रख सकते हैं कि मैंने खुद लगाया, क्योंकि अब सेंटेंस तो बनाना है। तो पापा डंके की चोट से पास, अब आपने ये याद रखना है, पापा डंके की चोट से पास, ये था उसमें आपको याद आ जाएगा। कि पी से था पेपेरस ईवर, जो इजिप्ट की एक बुक थी जिसमें मेडिसिन के बारे में था। डी से डिस्कॉर्डिस, जिसने डी मैटेरिया मेडिका एक बुक लिखी थी। और ए से आयुर्वेदा आ गया। सी से चरका आ गया, सॉरी चरक आ गया मतलब, और सुश्रुता एस से आ गया, जिसमें 60 हर्ब्स हैं, सॉरी 50, सॉरी इसमें 760 हर्ब्स हैं, और इसमें जो चरका 50 हर्ब्स थे वो आपने पीछे पढ़ा। पी से प्लीनी आ गया, जिसने 100 बोल रहा हूँ मैं, 1000 स्पीसीज जो थी वो मेडिसिन के बारे में बताया था। और फिर अब पापा जवाब देता है, अर्ली जो मॉडर्न है 1815 से 1930 में, पापा जवाब देता है सच सच डोरेमोन। उसका रिएक्शन ये था, सच सच डोरेमोन, मतलब वो बोल रहा है कि पास हो गए तुम, उसे शायद विश्वास नहीं होगा मेरे बेटा पास हो जाएगा, तो बोलता है सच सच डोरेमोन। तो अब इसमें सैडलर, सेल्टिनर और ड्यूरोसन। ठीक है, तो ये आप खुद देख सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो। अगर कुछ भी समझ ना आए प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ताकि मैं और अच्छे से अच्छा ट्राई कर सकूं, और मेरा भी जो है वो एक तरह से हौसला बढ़ेगा कि आप कमेंट कर रहे हो, बता रहे हो। और बाकी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।